सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। चर्चा में हमारा आज का विषय वह है जिसके कारण जनता हलाकान तो है, पर उसको लेकर कोई घमासान नहीं है। घमासान क्यों नहीं है, यह भी अपने आप में एक रहस्य का विषय है। हमारा आज का विषय है आसमान में कीमतें, गर्त में उम्मीदें। एक वक्त हुआ करता था कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में जरा से इजाफे पर पूरे देश में हंगामे की नौबत आ जाती थी। विपक्ष सत्ता में बैठे जिम्मेदारों के पुतले फूंकता था। तालेबंदी, अनशन और नारेबाजी वगैरह 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 इस देश में आम दृश्य हुआ करते थे। लेकिन अचरज की बात है कि पेट्रोल देश के शहरों में शतक बनाने की ओर अग्रसर है। कुछ में बना भी चुका है, लेकिन कहीं कोई खास हलचल सुनाई नहीं देती। विपक्ष को लेकर नाउम्मीद जनता है या जनता ने इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया है, यह रहस्य का विषय है। सरकार जो आज अस्तित्व में है, 6 साल पहले तक पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बवाल मचा दिया करती थी जब वह विपक्ष की भूमिका में थी। लेकिन अब बड़े ही बेखटके पेट्रोल डीजल की कीमतों को बड़े आसानी से बढ़ाती रहती है और मंद मंद मुस्काती भी रहती है। केंद्रीय पेट्रोल मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। 2017 में उन्होंने यह दावा किया था, जब पेट्रोल डीजल की कीमतें हर 15 दिन में तय करने के स्थान पर रोज तय करने की बात हुई थी, तो कहा पेट्रोल डीजल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सस्ता हो जाता है, जनता को उसका रोज लाभ नहीं मिल पाता है। जनता के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, जनता के प्रति हमारी बहुत ज्यादा सहानुभूति है, उन्हें रोज लाभ मिले, इसलिए हमने ये कीमत तय की है। पर पिछले 4 साल का अनुभव यह हुआ है कि जब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें घटी हैं, सरकार ने अपनी जेबें भरने का काम किया है। ग्राहक तक उसका लाभ ना पहुंचे, इसलिए तुरंत एक्साइज ड्यूटी में इजाफा कर लिया जाता है। रिकॉर्ड यह बताता है कि पिछले 7 साल के अंदर मोदी सरकार के नेतृत्व में जब से यह देश चल रहा है, 12 बार एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया गया है। ऐसा आजाद भारत में पहले कभी नहीं हुआ। और जब चुनाव का मौका आया तो एक्साइज ड्यूटी में मामूली राहत भी दे दी गई। 2 बार इन 7 सालों में एक्साइज ड्यूटी घटाई गई, 12 बार बढ़ाई गई। इस आंकड़े के साथ हम हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के साथ ही बाकी क्षेत्रों में भी महंगाई अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों के यातायात का साधन और माल की ढुलाई के लिए भी पेट्रोल डीजल के लिए लोग मोहताज रहते हैं। आज हम इसी मसले पर बात करेंगे। सरकार इतनी बेफिक्र क्यों है, विपक्ष इतना लाचार क्यों है और जनता इस कदर मौन क्यों है, समझने की कोशिश करेंगे इस मसले को। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे, चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र मौजूदा स्थिति को ही समर्पित है। आज वसंत पंचमी है, आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म दिवस भी है। सूर्यकांत निराला ने हमें एक विचार दिया था, उस विचार को आज आपसे साझा करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा था कि जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा समझना भ्रम भी है और ज्ञान भी। तो वर्तमान में सरकार का जो तौर तरीका है, उसको लेकर आप खुश भी हो सकते हैं और हैरान भी। आप पेट्रोल डीजल के संदर्भ में अगर जनता की कोई प्रतिक्रिया नहीं है तो इस पर खुश भी हो सकते हैं कि जनता की जेब में इतना पैसा आ चुका है कि ये 2, 5, 10 रुपए की बढ़ोतरी उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं डालती है। और दूसरा, आप इसे इस रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं कि जनता ने यह मान लिया है कि अब उसकी बात की कोई कीमत जनता की सरकार की निगाह में रह नहीं गई है, इसलिए कुछ कहने सुनने का फायदा नहीं है। अब यह भ्रम या ज्ञान क्या है, इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ में छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश पांडे जी मौजूद हैं। इस देश के पेट्रोलियम मंत्री रह चुके कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार नेता जयप्रकाश जी एक बार फिर हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ में एससी त्रिपाठी साहब हैं, देश के पूर्व पेट्रोलियम सचिव रह चुके हैं। इसके तकनीकी पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए वो हमारे साथ हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे ये ड्यूटी के खेल को। और साथ ही हमारे साथ अजय बंसल जी भी जुड़ गए हैं, जो ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम जयप्रकाश जी से करते हैं। जयप्रकाश जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ बयान आपसे साझा करना चाहता हूं, दर्शकों से साझा करना चाहता हूं। एक बार देखें, जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता विपक्ष की भूमिका में थे तो इन पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर उनका कहना, सुनना, करना क्या होता था, इससे हमें अपनी चर्चा को दिशा देने में थोड़ी मदद रहेगी। एक बार सुनिए। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि कंट्री की इकोनॉमी पर
इस गवर्नमेंट की जो एक पकड़ होनी चाहिए, एक ग्रिप होनी चाहिए, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है और जैसे लगता है कि हमारे देश की इकोनॉमी एकदम बिल्कुल डायरेक्शनलेस हो गई है। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? जिस तरह से ये सरकार महंगाई माफियाओं के हाथों में खेल रही है, इस सरकार की नीतियां महंगाई माफिया और तेल माफिया तय कर रहे हैं, उसका नतीजा है कि रिकॉर्ड खाद्यान्नों के उत्पादन के बावजूद जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। क्रूड ऑयल के दुनिया में दाम घट रहे हैं, भारत में हर दिन दाम बढ़ाए जा रहे हैं। तो अब मुझे चर्चा की शुरुआत जयप्रकाश जी से करनी थी, पर यह बयान सुनने के बाद लगता है कि प्रेम प्रकाश जी से बातचीत करना ज्यादा मुफीद रहेगा। प्रेम प्रकाश जी, ये बयान आपने सुने, क्या था ये? क्या उम्मीद ही नहीं थी कि इस देश की जनता कभी हमें सरकार सौंपेगी, इसलिए जो मन आया सो बोल दिया? अब सरकार में आ गए तो आटे दाल का भाव पता चल गया। प्रकाश जावड़ेकर जी वर्तमान में मंत्री हैं, सरकार में जिम्मेदार पद पर हैं, पर्यावरण मंत्री भी हैं, सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं, लूट बता रहे थे, अब लूट कर रहे हैं, क्या कहेंगे पांडे जी? नहीं, मुझको लगता है कि अभी जो तत्काल में तो जो बढ़ोतरी हो रही है और एक ऐसी व्यवस्था पूर्व से बनी हुई है, वहाँ पर पेट्रोलियम सचिव जी भी हैं और सब बताएंगे कि जैसे जैसे मार्केट का अप डाउन होगा वैसे रेट तय होंगे। अब डिमांड भी बढ़ी हुई है, सप्लाई अगर अपन देखें तो जो कोरोना काल और उसके आधार पर, और इसलिए जितना हम सेल्फ डिपेंड हो सकेंगे तो ये रहेगी। जहाँ तक पेट्रोलियम पदार्थों का और पेट्रोल की कीमतों का सवाल है, देखिए ये एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ाती है और स्टेट गवर्नमेंट को भी उसका हिस्सा मिलता है जी। मुझे याद है कि जब पिछले समय में जब हम लोग स्टेट गवर्नमेंट में थे तो एक्साइज ड्यूटी कम की गई थी, तो हमारे यहाँ लोग बोले कि अरे भाई इससे स्टेट इकोनॉमी पे भी कमी पड़ती है। फिर स्टेट गवर्नमेंट ने भी कम किया था, उस समय भी लोग मांग करते थे। और मुझको लगता है कि इस समय जब केंद्र की सरकार ने जीएसटी जब बनाया तो स्टेट गवर्नमेंट को पेट्रोल और एक्साइज दो पर टैक्स इसलिए देने का छोड़ दिया कि आप अपने अपने जगह की जरूरतों के हिसाब से करेंगे। अब ये राजनीतिक आधार पे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हम इसी प्रदेश की यदि बात करें तो इस प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम आते ही महंगाई कम करेंगे और पेट्रोलियम पदार्थों पर जो है पेट्रोल पे टैक्स कम करेंगे। लेकिन टैक्स कम नहीं किया, टैक्स कम करने की बजाय वो खुद 5 रुपया जो है एक साथ बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया उसी समय 2 साल मतलब पहले ही बनते ही। तो अब ये गवर्नमेंट लेवल पर जो उनके एक्साइज बढ़ाने का, और चूंकि कंपनियों को अभी फ्री भी कर दिया गया है तो कंपनी और उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि ज़्यादा जो एक्सपर्ट हैं सेक्रेटरी साहब वो ज़रूर बता पाएंगे कि और उसके क्या मैकेनिज्म है। लेकिन पेट्रोल के दाम हम लोग जब छोटे थे तब से देख रहे हैं, जब 2.5 रुपया लीटर मिलता था तब से मेरे को याद है 2.5 से 3.5 होगा, फिर 4, 5, 7, तो उस समय भी जब बढ़ता था तो क्या है, पेट्रोल एक ऐसा चीज़ है कि सीधे कंज्यूमर के जेब को असर करता है, तो रिएक्शन तो होता है। रिएक्शन तो होता है। कुल मिला के प्रेम प्रकाश जी के पास में दलीलों का अभाव है। पूर्व में बड़े नेता बयान इतने दे रखेंगे, अब बचाव में कहें तो क्या कहें। पर जयप्रकाश जी, आपसे सुनने का विषय ये है हमारा कि जब यूपीए सरकार में ऐसे कदम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के चलते उठाने पड़ते थे तो भाजपा आपका जीना हराम कर देती थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते थे तो भी सरकार यहां पर सस्ता पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराती थी।
सरकार बताती थी कि इतना बड़ा घाटा हमें साथ में हो रहा है, पर अब तो उल्टा है। सरकार पेट्रोल डीजल से मुनाफा कमा रही है और कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष केवल ताली बजा रहा है। जनता की आवाज़ मुखर होकर कहीं दिख नहीं रही, सरकार पर दबाव दिख नहीं रहा। इतना लाचार विपक्ष, क्या इसीलिए जनता शांत हो गई है कि आपसे कुछ होगा नहीं और सरकार को कुछ करना है नहीं? नहीं देवी साहब जी प्रजातंत्र में लोकराज जी लोकलाज से चलता है। जी जिस सरकार को लोकलाज का भय ना हो उसके आगे बोल करके क्या करना है। जी अब पूरा विश्व देख रहा है, पिछले 82 दिन से भारतवर्ष का अन्नदाता जी और मजदूर मझोला व्यापारी इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से गलत कानून जो कि किसान विरोधी कानून बनाए थे जी उनको लेकर के धरनों पर बैठा है। 200 से ऊपर किसान शहीद हो चुके हैं। उनमें ये भी शामिल है कि जो डीजल और पेट्रोल की आए दिन कीमतें बढ़ रही हैं वो वापस की जाए। अब आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है जी। जब मोदी जी और इनके दूसरे मंत्री और उनकी मंत्री मोदिया जब विपक्ष में थी तरह तरह की बातें करते थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जब भारतवर्ष के प्रधानमंत्री थे, यूपीए गवर्नमेंट थी जी बैरल कितना महंगा था जी कच्चा तेल, उसके बाद हिंदुस्तान में 60-62 से ऊपर नहीं गया जी। आज विश्व में कोरोना काल में तो आपको एक बार याद होगा, आपने इसी तरीके से चैनल के ऊपर आपने कहा था कि विश्व में क्रूड ऑयल के दाम घट रहे हैं जी और भारतवर्ष में सेंट्रल एक्साइज बढ़ा करके केंद्र सरकार ने ये कहा था कि किसी एक उपभोक्ता की जेब के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन 8 दिन के बाद जिस तरीके से इन्होंने तेल के आनन फानन में दाम बढ़ाए, तो इसलिए मैं कहता हूं कि इस सरकार को विपक्ष या कांग्रेस पार्टी कितना ही कुछ कह ले, जिनमें लोक राज ही नहीं है तो लोक लाज ही नहीं है तो लोक राज क्या चलाएंगे। तो इसलिए इस सरकार को तत्काल प्रभाव से इस देश से मुक्ति पानी चाहिए, वरना जिस तरीके से फिलीपीन के बादशाह मार्कोस जब शाही फौजें अहिंसा पर उतारू हुई थी, आज भारतवर्ष की जनता को ये विवश कर रहे हैं कि भारतवर्ष की जनता इस सरकार को भगाए। वरना आप देख रहे हैं 81 दिन से किसानों की बात सुनते नहीं, गरीब आदमी की बात सुनते नहीं। डीजल पेट्रोल में पिछले 7 दिन से इतनी भारी वृद्धि हो रही है, शर्म आनी चाहिए सरकार को। शर्म है ही नहीं तो किसको सुनाएं। अभी पिछले दिनों हमने प्रदर्शन किए हैं, महंगाई को लेकर के किए हैं, डीजल और पेट्रोल के दाम को लेकर के किए हैं, लड़ रहे हैं, पूरा विपक्ष लड़ रहा है। लेकिन क्या करें, अब मोदी जी तो कुंभकर्ण नींद में सोए हुए हैं जी। तो कुल मिलाकर लाचारी और बेबसी जयप्रकाश जैसा जुझारू नेता व्यक्त कर रहा है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। बहरहाल हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एससी त्रिपाठी साहब के पास चलते हैं कुछ तकनीकी बिंदुओं को समझने के लिए। त्रिपाठी साहब, आपके पास तो पूरा लंबा तजुर्बा है। एक समय इस देश में इस बात का रोना रोया जाता था कि जनता के द्वारा बड़े स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थों की खपत की जाती है और इससे हमारी जो है विदेशी मुद्रा का बड़ा नुकसान होता है, घाटे में तेल कंपनियां रहती हैं। जब यह सरकार अस्तित्व में आने के लिए संघर्ष कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की, तो उस दौरान बताया गया था कि हम किसानों की आय दुगना करेंगे। किसानों की आय कहां पहुंची ये तो हमें पता नहीं है, पर पेट्रोलियम पदार्थों से केंद्र सरकार की आय दुगना हो गई, इसके आंकड़े हमारे पास हैं। आपसे जानना चाहता हूं, इस चमत्कार को आप कैसे परिभाषित करेंगे? क्या कुछ ऐसा किया जा रहा है जिसके चलते ये आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं? देखिए, मूल बात यह है कि 3 बातें हैं। एक तो जी, ये सबसे आसान टैक्स है जी, इसमें कोई कलेक्शन चार्ज नहीं है, क्योंकि जो पेट्रोल पंप हैं जी, वो 1 रुपया अगर पेट्रोल की कीमत वसूलते हैं तो 2 रुपया राज्य और केंद्र सरकार के टैक्सेस वसूलते हैं जी, और उनके ऊपर कोई सरकार खर्च नहीं करती है। इसलिए बिना खर्च किए सरकार को लाखों करोड़ रुपए मिलते हैं जी। दूसरी बात है कि इसमें कोई लीकेज नहीं है जी। बाकी टैक्सेस में काफी लीकेज होती है, इसमें कोई लीकेज नहीं है जी। दूसरी बात यह है कि डेवलपिंग इकोनॉमी में पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन बढ़ेगा और बढ़ता ही रहता है। हमारी ऐसी अर्थव्यवस्था ऐसी है कि उसमें बढ़ेगा
और अभी भी हमारी जो खपत है वो प्रति व्यक्ति 1/3 है विश्व के औसत से, और डेवलप कंट्रीज की तो बात ही छोड़ दीजिए जी। तो इसमें जब तक दाम इतना ना बढ़ जाए कि लोग कहें कि अब हम नहीं खरीद सकते हैं, तब तक सरकारें इसमें टैक्स लगाती रहती हैं, और जब क्रूड ऑयल की कीमत कम होती है तो टैक्स बढ़ा देती हैं, और उसका फायदा कंज्यूमर के जाने के बजाय सरकारों के पास आता है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें उनके अपने खर्चे वो कम नहीं कर पाती हैं और स्रोत आय के उनके बढ़ते नहीं हैं, तो ये उनको सबसे आसान स्रोत होता है। अब देखिए, जब मार्च 2014 में क्रूड ऑयल की कीमत करीब 104-110 डॉलर प्रति बैरल थी तो दाम ज्यादा ना बढ़े इसलिए केंद्र सरकार के जो टैक्सेस थे वो 3 रुपया लीटर डीजल पर था और 10.5 रुपया लीटर पेट्रोल पर था। वो बढ़ते बढ़ते 2020 के आरंभ में 21 रुपए करीब हो गया था पेट्रोल पर और 18 रुपए हो गया था डीजल पर। अब जब कोरोना आया तो चूंकि क्रूड ऑयल की कीमत इतनी घट गई, 20 डॉलर प्रति बैरल हो गई, तो बजाय उसका लाभ कंज्यूमर को मिले, केंद्र सरकार ने, क्योंकि उनकी वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो गई थी, उन्होंने 12 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त टैक्स डीजल पर लगाया और 14 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त टैक्स पेट्रोल पर लगाया। उम्मीद ये थी कि चूंकि अब जीएसटी अपने स्तर पर आ गया है, 1,00,000 करोड़ रुपया महीना जीएसटी में मिल रहा है, अन्य हमारा नेटवर्क चला गया है त्रिपाठी जी के साथ में, मैं उनसे वापस जोड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन हमारे साथ में अजय बंसल साहब हैं, उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बंसल साहब, ये जो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें हैं, इससे जनता तो परेशान है, ये साफ है, सरकार को लाभ है, ये भी साफ है, पर जो लोग इसका माध्यम है अर्थात डीलर जो पेट्रोलियम पदार्थों के हैं, उनको इससे कितना लाभ या कितना नुकसान हो रहा है, थोड़ा इस पर भी रोशनी डालेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर जो दाम बढ़ता है दाम का सबसे पहला असर या गुस्सा पब्लिक का वो पेट्रोल पंप पर ही निकलता है, डीलर पर ही निकलता है, हमारे स्टाफ पर ही निकलता है वो जो क्योंकि सामने ना तो सरकार है ना कोई है तो है वो जो महंगी वस्तु बेचने वाला व्यक्ति जिसने उससे पैसा उससे महंगा लेना है, तो वो सबसे पहले अपना रोष अपना गुस्सा हमारे पंपों पर निकालता है, और जब डलता है तो वो 2 बात सरकार को सुनाता है, दूसरी बात हमें सुनाता है, और उसके बाद हम पे शक करता है। दिस इज द फर्स्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सेकंड, इसके अंदर भारी नुकसान हमें होता है, जनता के साथ हमें भारी नुकसान होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि पेट्रोल डीजल का एक नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल एक एस्पेक्ट है कि उसको वो उड़ता है। जब ये 70 रुपए का पेट्रोल था, अगर जो मेरा 1 लीटर पेट्रोल उड़ता था तो 70 रुपए की कॉस्ट मुझे नुकसान की आती थी। आज वो 90 रुपया 100 रुपए हो गया है, तो आज वो 1 लीटर का जो घाटा है मेरा 100 रुपए 70 से सीधा 100 रुपए पे चला गया है। तो इस बात के लिए हमें बहुत 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 रोष है कि ये दाम बढ़ता है। हम इसके लिए अपना आंदोलन भी करते हैं, हम गुस्सा भी जाहिर करते हैं, सरकार से भी लिखते हैं कि ये आम जनता के साथ साथ हम डीलर्स के लिए भी बहुत ही घातक है, बहुत ही नुकसानदायक है, और इसका गुस्सा पब्लिक का और ये नुकसान दोनों को करते हुए हम हमेशा सरकार से कहते हैं कि इसको आप कम रखें। सरकार की एक दूसरी बात जो मैं आपकी इस शो में ऐड करना चाहूंगा, सरकार की दोहरी नीति, जैसे कि हमारे त्रिपाठी साहब ने बोला कि सरकार को एक फंड चाहिए, और एक शॉर्ट बिना लीकेज वाला एक फंड का सोर्स बना हुआ है पेट्रोलियम सेक्टर। अब सरकार जो है आप देख रही होंगी कि बहुत से अच्छे अल्टरनेट फ्यूल फ्यूचरिस्टिक फ्यूल आने वाले हैं जो समय और भविष्य के हिसाब से हमें मिलने वाले हैं, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स हैं या सीएनजी है या हाइड्रोजन है। अब मैं सरकार से ये पूछना चाहूंगा कि करीबन 65% जो इनका टैक्स है, अगर जो अल्टरनेट फ्यूल्स पे हम पब्लिक को लेके जाने की बात कर रहे हैं और इंसेंटिव दे रहे हैं इलेक्ट्रिक कार को, तो क्या सरकार को ये सोचना नहीं चाहिए अब समय आ गया है कि इस टैक्स को कम करे, ताकि अदर सोर्स को एकदम से जब खत्म करके आप लाएंगे तो सरकार कहां से रेवेन्यू लाएगी? सरकार को तभी लाना होगा अगर जो मान लीजिए एक आदमी जैसे आप हैं, एक गाड़ी में
5 लीटर डेली पेट्रोल डालते हैं, यानी कि 5 लीटर का मतलब ये है कि आप 70% जो उसकी कॉस्ट दे रहे हैं वो सरकार को टैक्स के रूप में भी दे रहे हैं। अगर जो आप उसको इलेक्ट्रिक कार लेते हैं वो आपका वो सरकार को दिया हुआ रेवेन्यू जो है अब नहीं दे पाएंगे। तो ये पहला एक इशू है जो कि मुझे लगता है कि सरकार को इमीडिएटली जीएसटी में लाके, इसको किसी में लाके मार्जिनलाइज करना चाहिए। और हमारी बहुत बार आंदोलन के थ्रू भी ये कहा गया कि जीएसटी में लाया जाएगा, और इस सरकार से तो अपेक्षा बहुत थी हमें, क्योंकि जीएसटी को ने लागू किया, इसको हम पे वादा किया, हमने अपना एक स्ट्राइक की थी ऑल इंडिया में, तब हमने इनको कहा था कि साहब इसको जीएसटी में लाइए। तो मंत्री जी ने बाकी डिमांड छोड़ के एक चीज हमारी कही थी कि भाई मैं इस बात पर पूरी तरह एग्री करता हूं कि जीएसटी में आ जाना चाहिए जी, लेकिन अब वो क्यों नहीं आ रहा है और कैसे नहीं आया है ये आप जानते हैं। जीएसटी कौंसिल लाएगी, जीएसटी में क्यों नहीं आ रहा है ये तो सवाल है। पर बस साहब मुझे एक बात जानने में दिलचस्पी है, आपको तो बड़ा खुश होना चाहिए पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने पे। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, आपका कमीशन बढ़ेगा, जितना बढ़े उतना अच्छा है, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। आप ये पेट्रोल डीजल की कीमतें क्यों कम कराना चाहते हैं? आपको तो सरकार के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होना चाहिए, सर थोड़ा और तगड़ा करिए अपने रेट को, आपका जितना ज्यादा रेट बढ़ेगा हमारा कमीशन बढ़ेगा। ऐसा कुछ मामला सेट नहीं है क्या आपका? नहीं, वही कह रहा हूँ, आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया, आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि ये बहुत बड़ा भ्रम है। एक व्हाट्सएप पे भी चल रहा है कि हमारा कमीशन जो है वो प्राइस लिंक्ड है, हमारा कमीशन फिक्स है। हमें 3 रुपया कुछ पैसा पेट्रोल पे और 2 रुपया कुछ पैसा डीजल पे मिलता है, चाहे वो 200 रुपए लीटर हो चाहे वो 20 रुपए लीटर हो। अभी फिलहाल हमारा फिक्स कमीशन है, परसेंटेज पे नहीं है, सरकार के टैक्स परसेंटेज पे है। सरकार को आपने बहुत अच्छी बात की, हमारे को 1 रुपए का फायदा नहीं था। मैंने अपना नुकसान गिनवा दिया, नुकसान का फैक्ट दे दिए कि 70 रुपए पेट्रोल था तो 1 लीटर की जो मेरा जो घटता था, जो उड़ के मेरे को नुकसान होता था वो 70 रुपए का था। आज 90 या 100 रुपए का हो गया, तो नुकसान बढ़कर 100 या 170 या 80-90 रुपए का हो गया। तो आपको जो हमारी कमीशन है, जो हमारा मार्जिन है, वो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि दाम बढ़ने से हमें कोई कमीशन का फायदा होता है। नुकसान मैंने गिनवा दिया है, बल्कि उसके कुल मिलाकर हमारे को अजय बंसल जी ये बता रहे हैं कि पेट्रोल डीजल अगर 50 रुपए में बिके तो और 100 रुपए में बिके तो इससे खजाना केवल सरकार का भरता है। डीलर का जो डीलर संचालक जो है उसको जो मिलना है वो तो केवल फिक्स है, जो 3 रुपए और 2 रुपए के आसपास है उतना ही मिलता है। तो प्रेम प्रकाश जी, मेरी बातचीत अधूरी रह गई थी त्रिपाठी जी से, उनके पास तो मैं जाऊंगा ही, पर आपसे एक बात जानना चाहता हूं। आपकी सरकार, खासतौर पर आपकी पार्टी बड़ी दमदारी से कहते हैं मुनाफाखोरी हमें बर्दाश्त नहीं है। प्रभु आप तो सबको पीछे छोड़ दे रहे हैं मुनाफाखोरी में। जिस कदर आप लगे हैं मुनाफाखोरी में, हर मामले में हिस्सा आप बढ़ाते जा रहे हैं और सामने वाले को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। ये किस प्रकार के अच्छे दिन लेकर आए हमारी जिंदगी में? आप थोड़ा रोशनी डालेंगे? देखिए, जहाँ तक पिछली सरकार के समय जब महंगाई की बात थी जी, तो पेट्रोल और डीजल के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो रोज़मर्रा की चीज़ों की आप महंगाई देखें, उस समय लगभग 250-250 रुपया, 240 रुपया से ऊपर जो है आपका दाल चला गया था। तो बहुत ऐसी चीज़ों पर तो ये हुआ। और त्रिपाठी जी ने जैसा कहा कि सरकार आखिर एक को टैक्स लेती है और ये टैक्स जो है स्टेट और सब में जाता है। मैंने पहले भी कहा कि स्टेट के पास भी वो अधिकार है। मैं आपको माफी चाहूंगा बीच में रोकने के लिए कि आप तो इसमें भी बेईमान निकले पांडे साहब। आपसे सवाल इस बात का है कि आपने एक्साइज में ड्यूटी लगाई, तमाम मीडिया चैनल चला रहे हैं, 31 रुपए वसूल रहे हैं। इस बार बजट लेके आई निर्मला सीतारमण जी, क्रांतिकारी बजट, जनहितैषी बजट, सर्व हरा वर्ग के लिए बजट। उसमें प्रावधान कर दिया आपने 2.5 रुपए और 4 रुपए का सेस का। ये जो टैक्स वसूलते थे आप एक्साइज के रूप में, इसका हिस्सा राज्यों को भी मिलता था। सेस के संदर्भ में बताया जाता है कि सेस में अब आप जो भी वसूली करेंगे वो केवल केंद्र सरकार का हिस्सा रहता है, राज्य को उसमें कुछ मिलता नहीं है। मैं जब जाऊंगा त्रिपाठी साहब के पास में तो इसकी सच्चाई को जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा कितना भरना चाहते हैं, कब आपको शांति मिलेगी? मतलब कहां बात करते थे 36 रुपए से ज्यादा अगर पेट्रोल दिया जा रहा है तो ये लूट है। अब इस लूट को जस्टिफाइड कर रहे हैं प्रेम प्रकाश पांडे जी। सरकार में आने के बाद समझ में आया कि सरकार चलाना कितना मुश्किल होता है। देखिए, आखिर सरकार जो है आपसे ले करके और आप पे खर्च करती है जी। बजट का आने का और जाने का जी, तो हर साल जो प्राथमिकताएं हैं वो सरकार तय करती है जी। अब इस समय के आप बजट में आप देखेंगे तो सर्वाधिक जो प्राथमिकताएं जो दी गई है वो हेल्थ पर दिया गया है जी। इस पेंडेमिक में अब जितनी मदद केंद्र सरकार ने किया है जी, आप बोल रहे थे
जयप्रकाश जी की लोक लाज नहीं है। लोक लाज और लोक राज का कम से कम कांग्रेस के लोग तो नहीं कह सकते हैं जी, क्योंकि लोक लाज से कांग्रेस का कभी वास्ता नहीं रहा है जी। जितने उन्होंने घोषणा पत्र किया, आप किसानों की बात कर रहे हैं, आपने अपने घोषणा पत्र में क्या कहा है और किसान के लिए क्या आप कर रहे हो? आपने जो घोषणा पत्र में कहा था वही जब हम कर रहे हैं तो आप किसानों को भरमा रहे हैं। आप पंजाब में क्या कौन सा कानून लागू किए किसानों के लिए? तो इसलिए लोक लाज और लोक राज की मत कीजिए। ये जरूर है कि सरकार जो है टैक्स जब वसूल रही है और उसको उसमें खर्च किस दिशा में कर रही है। आप देखें पेंडेमिक में गरीब लोगों को नवंबर तक प्रत्येक परिवार को फ्री राशन, लगभग 80 करोड़ लोगों को, और ऐसे ही जो 100 से कम मजदूर वाले जो संस्थाएं थी उनके पीएफ और उनको देना। आप इस बजट में भी देखेंगे तो जो सेस कर लगाया जा रहा है आखिर उन किसानों के ही नाम पे लग रहा है, वो किसानों के लिए ही खर्च करने की बात हो रही है। तो अब ये सरकार पांडे जी, मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपसे, ये किसानों पर आप खर्च करने वाले हैं, किसानों के कल्याण के लिए करने वाले हैं या किसानों के लिए जो कीलें बिछा रहे हैं उसमें जो पैसे लगते हैं उसके लिए सेस लगा रहे हैं? थोड़ा दिलचस्पी है जानने में हम लोगों की। कीले तो देखिए, जहां तक लोग जो बात कर रहे हैं, आप बताइए कि किसान नेताओं और सबके कहने पर 26 जनवरी को इतनी लोकतांत्रिक सरकार की इनको सारा अनुमति दी गई कि आप आइए जी, आपने जो रूट तय किया उसमें आप प्रदर्शन कीजिए, और लोक लाज की बात करने वाले लोग वो कहां तक चले गए? लाल किले तक वहां पहुंच गए। और चाहते क्या थे? ये सारा षड्यंत्र सामने आ रहा है। ये लोग चाहते थे कि सरकार जो है उन लोगों पर गोलियां चलाए और बाद में दूसरी परिस्थिति बने। ये सारे लोगों ने देखा है कि 26 जनवरी क्या हुआ। खैर ये एक अलग मुद्दा है जी। जिस मुद्दे पे बात हो रही है, ये बात सही है कि जो टैक्स भी, एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ाई जाती है, और टैक्स इसलिए कि आने वाले समय में यदि कभी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इतना ज्यादा बढ़े तो मुझको लगता है कई बार सरकारों ने उसमें कम भी किया है। कम और ज्यादा की बात हो सकती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि कम हुआ नहीं है, कम भी हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो कम ऐसा होता है। कुल मिलाकर मैं अपने दर्शकों से साझा करता हूं, असम में चुनाव होने वाले हैं। असम के चुनावों के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी प्रयत्नशील है सत्ता में बने रहने के लिए। जनता के दर्द, जनता के दुख, जनता की तकलीफ, जनता की परेशानी के साथ अपनी संवेदनाओं को भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ा है और असम सरकार ने 5 रुपए टैक्स घटा दिया है। अब जानने में दिलचस्पी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में है, आधे से ज्यादा राज्यों में है। केवल असम की जनता के प्रति ही भाजपा की ये उदारता, भाजपा की ये संवेदनशीलता क्यों है? इस संदर्भ में हमारे साथ में उज्जैन के क्रांतिकारी सांसद अनिल फिरोजिया जी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, थोड़ा रोशनी डालेंगे? मध्य प्रदेश में अभी चुनाव नहीं है, क्या इसकी कीमत मध्य प्रदेश की जनता चुका रही है? हरियाणा में अभी चुनाव नहीं है, क्या इसलिए हरियाणा की जनता अभी सस्ता पेट्रोल, सस्ता डीजल राज्य सरकार की कृपा से पाने की अधिकारी नहीं है? चुनाव आएंगे तो हमें भी मिल जाएगा, तब तक हमारे हिस्से में केवल और केवल दाम दाम और दाम ही आएगा। नहीं, ऐसा विषय नहीं है जी। ये तो ये जो महंगाई है जी, देखिए अब भारत हमारा प्रगति भी कर रहा है, विकसित भी हो रहा है, और आपको मालूम कि हमारे यहाँ इनकम टैक्स पेड कितने लोग हैं जी। तो सरकार को कहीं ना कहीं से पैसे का अरेंजमेंट तो करना ही पड़ेगा ना जी। तो वो जो सुविधा दे रही है, जो सुविधाएं जनता को मिल रही हैं, जैसे कि अभी मेरे साथी बोल रहे थे कि 80 करोड़ लोगों को, जब भारत देश की जनसंख्या माने तो 130 करोड़ है जी, उसमें से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में गेहूं, चावल और तेल जी और दाल जी, सॉरी तेल ही दाल जी, ये अभी जनता को मुफ्त में दिया कि भाई हमारे यहाँ पे भूखमरी जैसी कोई स्थिति नहीं बने, सबको भरपेट खाना मिल जाए, है ना। और भी और विकास भी चल रहे हैं देश में, कोरोना काल भी है। तो अब वो ये बात तो सही है कि आप भी मानते हो कि ये लॉकडाउन लगने के कारण भारत की नहीं अपितु पूरे विश्व की जो है आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है जी, है ना। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हुआ है,
फिरोजा जी, कोरोना काल के कारण आर्थिक स्थिति तो साल भर पहले गड़बड़ाई थी, पर आपकी नीयत तो पिछले 6 साल से गड़बड़ाई दिख रही है। हमारे पास में रिकॉर्ड मौजूद है, पिछले 7 सालों में 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा चुके हैं आप। 3 रुपए हुआ करती थी। हमारे साथ में पूर्व पेट्रोलियम सचिव सम्मान्य एस सी त्रिपाठी साहब बैठे हैं, बता रहे हैं 31 रुपए पर रह गए। देश के किसानों की आय आप 2022 तक दुगना करना चाहते थे, खुद की आय 10 गुना पर ले गए। कमाल कर दिया साहब आपने तो। देश अचंभित है आपके इस कौशल से। और कहां तक जाना चाहते हैं साहब? ये जो आरोप लगा रहे हैं 2003 से लेके 2013 तक 150% तक महंगाई बढ़ी है जी। और ये यूपीए की सरकार के टाइम भी बढ़ी है। कांग्रेस से लेके यूपीए सरकार के टाइम तक 2003 से लेके 2013 तक तो कुल मिला के बातचीत को अगर हम समझने की कोशिश करें तो भाजपा का मानना यह है कि उसने जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ाए वो देश के हित के लिए बढ़ाए हैं, और यूपीए सरकार में जो कुछ भी बढ़ता था वो स्वयं के हित के लिए बढ़ता था। इस तर्क के साथ में जनता को समझना चाहिए और सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि देश प्रगति के रास्ते पर है, देश का नवनिर्माण हो रहा है और उसके लिए संसाधनों की जरूरत है। जयप्रकाश जी, कैसा काम किया था आप लोगों ने? केवल अपना घर भरा, और अब देखिए कैसी चमत्कारिक सरकार है, जो कुछ कर रही है देश के लिए कर रही है, इसलिए जनता के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। सहमत है आप इस तर्क से, या इसके संदर्भ में कोई विरोधाभास है? आपके संदर्भ में पांडे जी तो कह रहे हैं लोकलाज की बात करना आपको शोभा नहीं देता। कांग्रेस और लोकलाज कैसी बात कर रहे हैं? पांडे जी की बात सुनकर के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जी। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने चतुर और इतना अप्राकृतिक प्रवृत्ति के लोग हैं जी कि इन्होंने बेर को भी अंगूर कह करके बेच देते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के पांडे जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि लाल किले की दुर्घटना, लाल किले की दुर्घटना में केंद्र सरकार का हाथ नहीं, ये इस बात की जांच क्यों नहीं कराई जाती? किन लोगों के कहने से 2 घंटे पहले कुंडली बॉर्डर को खोल दिया गया? कौन व्यक्ति था जिन्होंने इनको लाल किले की तरफ ले जाया गया, जब मालूम था कि लाल किले के ऊपर ऑलरेडी पहले सुरक्षा का इंतजाम होता है? तो सारी बातें कौन है? ये दीप संधू जिसने सारी इसको लीड किया, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर सुधांशु जी, भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरीके से हरियाणा प्रदेश को पिछले 2016-17 में आग में झोंकने का काम किया था जाट आरक्षण के नाम से, और अब एक किसान को इस तरह की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए। आए दिन जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके स्टेटों की बात क्यों करते हैं? एक्साइज ड्यूटी कितनी बार बढ़ाई गई? आपके चैनल के ऊपर ये बात आई, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा कि हम एक्साइज ड्यूटी बढ़ाएंगे लेकिन किसान के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, कि उपभोक्ता के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। क्या उसके बाद आपने रेट नहीं बढ़ाए? ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रदेश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। 2-4 लोगों के हाथों में इस देश को दे दिया है। 2-4 लोग इस देश के सरमाए के मालिक बन चुके हैं। अच्छा, लेकिन जयप्रकाश जी आप एक बात बताएं, मैं वापस अपने मूल सवाल पर आता हूं। अत्याचार हो रहा है, इस संदर्भ में आप बहुत आक्रामक होकर बोल रहे हैं, पर जब यूपीए सरकार के संदर्भ में ऐसी घटनाएं होती थी तो जनता पर उसका असर होता था, सड़क पर उसका विरोध दिखता था। वर्तमान में विरोध नहीं दिखता, ये तो आपको भी महसूस होता होगा। किसकी कमी है? जनता के पास में जेब में पैसे ज्यादा हैं, या आप लोगों पर भरोसा नहीं है, या जनता में और विपक्ष दोनों में अब दम नहीं रहा सरकार को प्रभावित करने का, इसलिए ये हमारी नियति बन गया है? 3 परिस्थिति क्या बने से? डॉक्टर साहब, लाखों लोग सड़कों पर बैठे 3 महीने से, जब इनके लोकलाज है ही नहीं। लोकलाज नाम की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार में चीज नहीं है जी। आए दिन लोगों को भ्रमित करते हैं, झूठ बोल के झूठा प्रचार करते हैं, किस तरीके से जर्नलिस्ट को जेलों में डाल देते हैं, किस तरीके से शांति प्रिय किसानों के बच्चों को बिना कसूर के जेलों में डाल दिया गया है। तो शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। पांडे जी, आप जैसे सीनियर व्यक्ति से मैं ये बात नहीं चाहता था कि आप इस तरह की बात करेंगे अन्नदाता के ऊपर जो जुल्म आपकी सरकार ने ढाए हैं। और क्या आंदोलन करेंगे डॉक्टर सुधांशु जी? हमारे कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाने की कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है भैंस के आगे बीन बजाने का। जयप्रकाश जी की बेबसी, जयप्रकाश जी की लाचारी शब्दों में व्यक्त हो रही है।
लेकिन मैं वापस त्रिपाठी साहब के पास आता हूं, उनके साथ एक हमारी बौद्धिक चर्चा चल रही थी तथ्यों पर जो बीच में अधूरी रह गई। त्रिपाठी साहब, आपसे दो चीजें जानने की। आपने कहा कि ये बड़ा ही आसान टैक्स है, लीकेज प्रूफ टैक्स है, पर ये तो 2014 से पहले भी व्यवस्था में था। पहले इस प्रकार का आकर्षण, ये वाला रास्ता सरकारें क्यों नहीं चुन पाई? वर्तमान सरकार इस रास्ते पे इतनी सफलतापूर्वक कैसे चल पा रही है, इसकी कोई मीमांसा आपने की? देखिए, ऐसा था कि 2014 तक क्रूड ऑयल की कीमतें काफी ज्यादा थी जी, और ये 2002 के बाद से क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने लग गई थी और 2008 में ये 140-147 डॉलर पर बैरल हो गई थी जी। और उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 6 महीने साल भर तक कुछ कम थी जी, उसके बाद ये बढ़ने लगी थी और 2014 मार्च तक 104-108 डॉलर प्रति बैरल थी। तो चूंकि कीमत ज्यादा थी इसलिए टैक्स कम लगाया गया था, क्योंकि कंज्यूमर को उसकी प्राइस जो है बहुत ज्यादा ना देनी पड़े। मेरे ख्याल में 50 से 70, मैक्सिमम शायद 70 रुपए तक क्या होगा और 50 रुपए तक चलता था। 2014 के बाद क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत काफी घट गई हैं और जो घटी हैं उसकी भरपाई सरकार ने टैक्स डाल करके किया है, कंज्यूमर को उसका बेनिफिट नहीं मिला है। अब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जो कोरोना के नाम से जो अतिरिक्त टैक्स लगा है 12 रुपए 14 रुपए पर लीटर, उसको चूंकि अब कोरोना भी कंट्रोल में है और इकोनॉमी भी रास्ते पे आ गई है, जीएसटी भी मैक्सिमम जो हो सकता है उससे भी ज्यादा मिल रहा है, उसे वापस कर लिया जाए, क्योंकि एक अजीब स्थिति हो गई है। हमारे भारत से ही नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश में जाता है पेट्रोल डीजल, वहां की कीमतें हमसे 20-30 रुपए लीटर कम है, तो एक अजीब स्थिति बन जाती है और इससे जो है नेचुरली जो लॉन्ग टर्म इसके इफेक्ट होंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और डीजल से तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन, कैप्टिव जनरेशन इत्यादि बहुत सारे और भी चीजें होती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है ही निर्भर। तो इसलिए वो मेरे विचार में सरकार को उस पर विचार करके वापस लेना चाहिए। साहब की राय बहुत स्पष्ट है, वो अचंभित हैं कि हमारे देश से ही जो पड़ोसी देशों को पेट्रोल डीजल जा रहा है वहां सस्ता मिल रहा है और इस देश की जनता को जिस कीमत पर मिल रहा है उसे कैसे जायज ठहराया जाए। लेकिन त्रिपाठी साहब, मैं एक आपसे सवाल करना चाहता हूं। यह मेरा सवाल पूर्व पेट्रोलियम सचिव से नहीं बल्कि इस भारत देश के नागरिक से है। आपने बताया कि 2002 से लेकर मार्च 2014 तक, तो क्या माने इस देश में जो तत्कालीन यूपीए सरकार की थी उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश हुई थी पेट्रोलियम उत्पादक देशों के द्वारा, या कायनात ही पूरी सरकार के खिलाफ थी उस समय की यूपीए सरकार के खिलाफ, कि इंतजार कर रही थी ये सरकार जाए तो उसके बाद में पेट्रोल डीजल के दाम क्रूड ऑयल की शक्ल में कम हो? आपका आकलन, आप इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, बड़े जिम्मेदार पदों पर रहे हैं, भारत का एक अदद नागरिक होने के नाते कैसे देखते हैं इस विषय को? बहुत तेजी से बढ़ी थी और ये ऐसी चीज है कि इसमें उत्पादन बढ़ाने में समय लगता है, खपत तेजी से बढ़ जाती है, तो इसलिए दाम बहुत बढ़ गए थे। अब आजकल जो है एक विश्व की अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है और चीन में भी अब जो है उन्होंने खपत पर नियंत्रण कर दिया है और दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी का भी धीरे धीरे प्रभाव हो रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए इसलिए दामों में मंदी थोड़ी आई है और अभी भी देखिए 63 डॉलर है, कहाँ 140 डॉलर तक पहुंच गया था। और ये कोरोना जब शुरू हुआ था तो 2-3 महीने तो 20 और 30 डॉलर के बीच में था। तो इसलिए अब जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें मॉडरेट हैं, हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि शायद फिर बढ़ने लगे, क्योंकि सभी इकोनॉमीज जो है धीरे धीरे रास्ते पे आ रही हैं। एक और सवाल आपसे त्रिपाठी साहब, जो ये सेस लगाया गया है उस सेस के संदर्भ में तमाम राज्य शिकायत कर रहे हैं कि ये हमारे हक पे डाका डालने की कोशिश है। सेस में जो भी राशि मिलेगी वो केवल और केवल केंद्र सरकार के पास रहेगी, राज्य सरकारों को उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती है। इस तथ्य में कितनी सच्चाई है, इसका वास्तविक पहलू क्या है? देखिए, उसका मैं बताऊं, पहले केंद्र सरकार जो अपना टैक्स लगाती थी कि एक्साइज ड्यूटी जी, तो उसमें पिछले फाइनेंस कमीशन के पहले 32% और पिछले 5 साल 45% राज्यों को जाता था जी। लेकिन अब क्या किया है केंद्र सरकार ने, उसके 2 हिस्से कर दिए हैं जी। लगभग आधा जो है वो रोड सेस और नया उन्होंने 4 रुपए और 2.5 रुपए एक्साइज ड्यूटी से हटा के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस कर दिया, तो सेस का पता नहीं जा रहा है। अब आप मोटे तौर से समझिए कि डीजल में 32 रुपए है तो आधा जो है 16 रुपए, उसका करीब करीब आधा तो राज्यों को जाएगा, आधा नहीं जाएगा और बाकी आधा जो सेस है वो कुछ भी नहीं जाएगा।
इस तरह पेट्रोल में होगा, यानी 1/4 अब जा रहा है बजाय आधे के। राजा बंसल जी के पास जाऊं उससे पहले एक बार फिर प्रेम प्रकाश जी से जानना चाहता हूं, चाहते क्या हो सर? राज्यों को किस हाल में छोड़ना चाहते हो? कितना पैसा चाहिए आप लोगों को? राज्यों का जो हिस्सा था वो भी मार दिया, तारीफ बहुत बजवाई, तालियां जबरदस्त तरीके से कुटवाई, 32 से 42% शेयर कर दिया, और आप सेस लगा के हिस्से को ऐसे काट दे रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? देश कुछ समझता नहीं, देश कुछ जानता नहीं, देश कुछ समझना चाहता नहीं। मैं आपके इसका तो उत्तर दूंगा, लेकिन उसके पहले जो आप बोल रहे थे कि भाई जनता क्यों उतना आक्रोश नहीं दिखा रही है, तो जनता को इस सरकार के मुखिया पे भरोसा है जी। उनको मालूम है कि जो अभी हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो जो कुछ भी करेंगे वो राष्ट्र हित में करेंगे जी। और वो सारे लोगों के बारे में सोचते हैं, और इसलिए अगर थोड़ी सी कभी तकलीफ भी होती है तो उसको वो स्वीकारते हुए कि आगे जाकर के कहीं न कहीं इसका राष्ट्र हित में ही उपयोग है जी। आप जो सेस की बात कर रहे हैं, तो आखिर सेस जो है किसानों के संदर्भ में ही, वो जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने का आप देख रहे हैं, जितने जो नेशनल हाईवेज आप बॉर्डर्स पर जो बन रहे हैं, ये सारे में जो लगते हैं सेस, तो सेस कोई नया नहीं है, सेस पहले भी केंद्र सरकार लगाती थी। तो कलेक्शन जो भी होता है, उस कलेक्शन का अगर देखें तो पहली सरकार ऐसी बनी थी जिसने 32% का जो टैक्स कलेक्शन होता था, पहले राज्यों को 32 मिलता था जी। हमने बढ़ा करके 42% किया जी। तो एक तरफ तो हमने उनको जो फ्री दिया वो तो ज्यादा दिया ही जी, और राज्यों को अभी भी जीएसटी के संबंध में सारे इसमें सारी पार्टियां बोलती तो बाहर हैं, लेकिन पेट्रोल और इस पे ये बात सही है कि भाई वहां जाकर के ना मालूम जीएसटी में क्यों नहीं लाते, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सरकारें हैं। मैंने कहा ना कि यहीं की सरकार जो कही थी कि हम टैक्स कम करेंगे, लेकिन टैक्स कम किया नहीं, बनते ही 5 रुपया बढ़ा दिया जी। तो सरकारों के अपने जो टैक्स कलेक्शन का और टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो आज देखो आप पीएम आवास के तहत आज जो है गरीबों को कितने लगभग 9 करोड़ से ऊपर लोगों को जो है गैस चूल्हा दे दिया गया। तो ऐसे जो जितने काम मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, गैस चूल्हे को लेकर बहुत ज्यादा बोलती है भारतीय जनता पार्टी, हमेशा बताने की कोशिश करते हैं उज्ज्वला स्कीम के माध्यम से हमने गरीब महिलाओं की जिंदगी में क्या क्रांतिकारी बदलाव किया है। आंकड़े बताते हैं आधे से ज्यादा सिलेंडर रिफिल नहीं हो पाए उस उज्ज्वला स्कीम के। मई में 582 रुपए था प्रेम प्रकाश पांडे जी सिलेंडर की कीमत, आज फरवरी में 787 रुपए हो गई है। इसी फरवरी माह में एक बार 50 रुपए और एक बार 75 रुपए 50 पैसे आपकी लोक हितकारी सरकार सिलेंडर का दाम बढ़ा चुकी है। इस देश की जनता की आमदनी में ऐसी क्या वृद्धि हुई है पांडे जी, जिसके तहत एक महीने में ही आप तकरीबन 125 रुपए की वृद्धि गैस की कीमत में कर दिए हैं। उज्ज्वला के माध्यम से लोगों की जिंदगी में उज्ज्वला लाने की ये आपकी कोशिश किस हद तक सराहनीय है। जन नेता रहे हैं आप, आज भी जनता के बीच रहते हैं, जनता को सवाल नहीं करती आपसे। देखिए पहले जो सब्सिडी दी जाती थी तो उस समय लोगों ने कहा कि नहीं सब्सिडी जो है विड्रा कर दिया जाए और दाम को भले बढ़ा दें। पहले जो दाम आप देखें 900 कितने रुपये में सिलेंडर जाता था और उसकी सब्सिडी जो है सबके अकाउंट में जाती थी। अब सारी कंपनियों को फिर आपने दिया। अब कंपनी के जो खर्चे हैं, अधिकतर आपकी जो कंपनियां हैं वो सारे सरकारी पीएसयू हैं, तो वो कंपनी तो अपने खर्चों को उसको भी काटते हुए फिर मार्केट के हिसाब से वो चलेगी, क्योंकि कंपनियां जितनी हैं, चाहे पेट्रोलियम की हैं चाहे इसमें प्राइवेट जो निजी कंपनियां हैं वो तो कम हैं, आपकी गवर्नमेंट की ज़्यादा है। पीएसयू जो है ओएनजीसीएस है, आपके बीपी है, एचपी है, और तो उस ओएनजीसी के आप देखो हम लोग भी जब काम करते थे हमको मालूम है सेल में, तो उस समय भी ओएनजीसी के जो सैलरीज और वो मेरा तो मोटा सा सवाल है प्रेम प्रकाश जी, कहाँ उलझा रहे हैं हमें? उलझा नहीं रहा हूं मैं सीधा बता दीजिए कि 125 रुपए की कीमत की वृद्धि एक महीने में आपने कर दी सिलेंडर के अंदर। इसके अंतर्गत हमें सरकार का अभिनंदन करना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए,
या आपके शब्दों में चूंकि नेता के प्रति हमारा भरोसा है इसलिए इसे स्वीकार लेना चाहिए? नहीं, मैं इस बात को कि आखिर जो चीजें बढ़ रही है तो उसके पीछे जो रीजनिंग है, आज आप देखेंगे जितनी कंपनियां हैं इनके जो प्रोडक्शंस भी थे, आखिर इस पेंडेमिक से जो निकलने के बाद जो परिस्थितियां बन रही है, हमारी इकोनॉमी कहाँ गई थी? 23.5% GDP माइनस हुआ था, अभी 7.5% पे आया। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर खुद बोली है कि वी आर ग्रोइंग, मतलब वी शेप में। तो अल्टीमेटली इस जो 12 महीने के कालखंड से निकले हैं उन प्राथमिकताओं के आधार पर, तो परिस्थितियों के अनुरूप जहां जहां जैसी जैसी आवश्यकता है, मैं समझता हूं केंद्र सरकार कर रही है, परिस्थितियों के अनुसार काम कर रही है। प्रेम प्रकाश जी ने एक ही तर्क की बात कही है, आवाज इसलिए नहीं उठ रही है क्योंकि हमारे नेता के प्रति देश की जनता का भरोसा है। हमारा नेता इतना मजबूत और उसके प्रति जनता का विश्वास का सेतु इतना मजबूत बना हुआ है कि कहीं कोई आवाज फैसले के खिलाफ आती नहीं है। लेकिन मेरे साथ अनिल फिरोजिया जी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपसे जानने में दिलचस्पी, आप लोग बड़ी उदारता से ये बता रहे हैं, बखान कर रहे हैं, फ्री दिया हमने, 80 करोड़ लोगों को फ्री दिया। क्या फ्री दिया आपने? राशन, और उसके बदले में ये जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं इसका भुगतान भी तो जनता ने ही किया। फ्री के नाम पर आपने जो कुछ भी दिया उससे ज्यादा तो आप पेट्रोल डीजल में वसूल ले रहे हैं। कितने लाख का करोड़ का आपने हमें राशन दिया इस देश की जनता को कोरोना काल में, उससे 3 गुना ज्यादा आपने ड्यूटी लगा के वसूल लिया। इस हिसाब को क्या कहेंगे? अच्छे से अच्छा व्यापारी भी ऐसा मुनाफा नहीं ले सकता जैसा मुनाफा आपने ले लिया। दानवीर भी बन गए और वसूली के संदर्भ में कोई साहूकार भी आपसे पीछे रह जाए, ये साफ दिख रहा है। कुछ कहेंगे अनिल जी? मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि सरकार साहूकारी या फायदा नुकसान नहीं देखती है। सरकार देखती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जी। और माननीय मोदी जी ने जो मंत्र दिया है वो उस पर चल रहे हैं जी। ये क्या है कि हमारी 130 करोड़ जनता जो है जी, सभी धनाढ्य है या सभी के पास गाड़ी घोड़े या सब पैसे वाले ऐसा नहीं है। आप अभी भी देश में घूमेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे कितने ही परिवार है जहाँ पे बहुत ज्यादा एक टाइम का भी भोजन नहीं मिल पाता उन लोगों को जी। तो उन लोगों की भी तो चिंता पालना सरकार का काम है साहब। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही अनिल फिरोजिया जी आपने। इस देश में आज भी एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनको एक टाइम का भोजन नहीं मिल पाता। 7 साल से मजबूत सरकार इस देश में आप चला रहे हैं, तो अभी इस देश में ऐसी एक बड़ी तादाद मौजूद है जिसे एक टाइम का भोजन नहीं मिल पाता। कैसी सरकार चला रहे हैं? कितना गर्वित है आप इस सरकार से जो अपने देश के निवासियों के लिए 7 साल के बाद भी 2 टाइम के भोजन को सुनिश्चित नहीं कर पाई? कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मैं जो कह रहा हूँ वो तो सुनो जी, कि जब राजीव गांधी जी जैसे व्यक्तित्व ने प्रधानमंत्री होते हुए जब भाषण दिया था कि मैं 1 रुपया डालता हूँ जनता के पास 15 पैसे पहुंचते हैं जी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सबके जनधन खाते खुलवाए तो तब भी उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा। लेकिन आज देखने में आ रहा है कि वो जो भी राशि डाल रहे हैं, केंद्र सरकार जो भी डाल रही है वो सीधे गरीबों के खाते में पहुंच रही है, सीधे गरीबों को फायदा मिल रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास पहले एक या दुक्का आते थे, लेकिन आज सैकड़ों में हर गांव में प्रधानमंत्री आवास गरीबों को मिल रहे हैं। गरीबों को जो अभी कोरोना काल में उन्होंने जो है अन्न दिया, उनको भोजन की व्यवस्था करी। आप बोल रहे हैं कि सरकार एक टाइम भोजन, सरकार 2 टाइम भोजन देने की बात कर रही है। सरकार ने दिया है। कोरोना काल में लोग जब अपने घर की ओर गए तो उनकी व्यवस्था करी। 2,000 रुपया हर मजदूर के खाते में डालने का काम करा, पेंशन बढ़ाने का काम करा, पेंशन देने का काम करा। तो ये गरीबों की चिंता भी तो पाल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मोदी जी जो है उन्होंने अपने भाषण में ही बोला था कि लोगों को ये एहसास कराना, जताना है कि जिसका कोई नहीं, गरीब का वो सोचता है कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान। लेकिन हमको उस गरीब जनता को यह एहसास कराना है कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है। तो जिसका कोई नहीं उसका भारतीय जनता पार्टी सरकार भी है, और इसके लिए बाकी जनता को सहयोग करना ही होगा, चाहे वो पेट्रोल का मामला हो, चाहे डीजल का मामला हो, चाहे गैस सिलेंडर का मामला हो। क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गरीब की चिंता करनी है और उसे यह बताना है कि भगवान के अलावा वह भी है, तो इसके लिए बाकी सबको उसमें सहयोगी की भूमिका में आना है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के उज्जैन से सांसद अनिल फिरोजिया जी हमें बता रहे हैं। लेकिन अजय बंसल जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे इस पूरी बातचीत के दौरान। एक बार उनके पास चलते हैं, फिर उनसे पूछने के लिए भी एक दो सवाल मेरे पास में। जी बंसल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कहना चाह रहा था कि राज्य सरकार को ये, जैसे कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया जी, त्रिपाठी जी ने, कि भाई हर एक को एक सॉफ्ट और एक बिना लीकेज का एक शॉर्ट ये सोर्स है आपका रेवेन्यू जनरेट करने का। हम लोग सब सहमत होंगे, चाहे अपोजिशन हो चाहे जनता हो, कि सरकार को डेवलपमेंट के लिए फंड चाहिए। इसलिए लेकिन एक कमाल की बात ये सोचिए कि परसेंटेज का, जैसे राज्य सरकार के टैक्स हैं, बीजेपी की भी बहुत सरकारें हैं, कांग्रेस की भी हैं, सबकी है, हर एक का एक बजट बनता है। वो बजट के अंदर हर एक को पता है कहां से कितना रेवेन्यू आना है और कितना होना एक्सपेंडिचर है। ये दिस कॉल्ड द बजट। अब बजट के अंदर अगर जो उनको मालूम है कि उनको किस एक्स अमाउंट को चाहिए, उस एक्स अमाउंट के अंदर लाख करोड़ जो भी आपको चाहिए, उसको उनको परसेंटेज 25% पे मिल जाता है और 25% टैक्स लग जाता है पेट्रोल पे। अब होता क्या है, वो 25% का टैक्स जो है, मान लीजिए 50 रुपए पे था, 60 रुपए था, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था 60 रुपए, एक साल के अंदर बढ़कर वो 100 रुपए हो रहा है। यानी कि उनकी जो कलेक्शन है डबल हो गई उस सेक्टर से, क्योंकि वो जो है आपका पैसा एक्स्ट्रा इकट्ठा हो गया, बजट से जितनी एलोकेशन मांगी थी उससे ज्यादा मिल गई। तो सरकार को कम से कम ये तो करना चाहिए कि वो परसेंटेज फिक्स रखे, वो आदमी जितनी उनको चाहिए उनकी आमदनी से, उसकी सेल से, वो तो रखे। ये एक्स्ट्रा कमाई कहाँ जाती है राज्य सरकारों की, जो परसेंटेज के तौर पे 100 रुपए की परसेंटेज, जो आपने हमसे क्वेश्चन किया था कि आपको खुश होना चाहिए डीलरों को, ये सरकार को, राज्य सरकारों का ये आंकड़ा जरूर लेना चाहिए कि जिस दिन उन्होंने बजट बनाया था और इस सेक्टर से परसेंटेज मांगी थी, उस परसेंटेज के बाद उनका जो आगे रुपए का वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वो एक सवाल है जो अजय बंसल जी उठा रहे हैं, लेकिन जयप्रकाश जी कुछ सवाल के संदर्भ में बोलना चाह रहे हैं, उनकी बात तो सुनूंगा ही। लेकिन जयप्रकाश जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी ने एक बड़ा ही वाजिब तर्क दिया। मैं ये सवाल शुरू से पूछ रहा था कि आखिर जनता के स्तर पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं मिल रही। तो हम मानते थे कि सरकार के सामने कहने के कोई मायने नहीं है, क्या ये कारण है, या विपक्ष में दम नहीं है ये कारण है। उन्होंने बताया कि हमारा नेता इतना दमदार है जिसके प्रति जनता का भरोसा ऐसा है जिसके कारण कोई आवाज आती नहीं है। उनकी बात का वजन इसलिए मानना पड़ता है कि इस देश ने तकरीबन 3 दशक के बाद लगातार 2 बार स्पष्ट बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी पर भरोसा करके ही व्यक्त की है। क्या कहेंगे आप इस बात पर, नेता के भरोसे के संदर्भ में? देखिए, ये जो आपके सामने हमारे पैनल पे पांडे जी ये साथी बैठे हैं जी, इनकी आंखों में धूल जमी हुई है। क्या इनको दिखाई नहीं देता कि देश का 70% जनसंख्या का किसान जी और खेती और मजदूर सड़कों के ऊपर बैठा है, दिल्ली की सड़कों के चारों तरफ बैठा है, पूरे भारतवर्ष में आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन सुधांशु जी, इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो नरेंद्र मोदी रामलला से भी बड़े दिखाई देते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हर्ष वो होगा जिस तरीके से फिलीपीन के बादशाह मार्कोस का हुआ था। ये कुर्सी छोड़ करके भागेंगे जब जनता इनको ललकारेगी। आज ये किस तरह की बात करते हैं कि हमने गरीबों को मकान दिए। आपने गरीबों का तो खून चूसा है, आपने इस देश के अन्नदाताओं की बुरी हालत कर दी है। आपने इस देश के एमएसएमई के साथ कितना बड़ा जुल्म किया कोरोना काल में। आपने कहा था कि हम ब्याज कम कर दें, इंटरेस्ट कम कर देंगे, कराया क्या गुप्ता जी? आज पूरा देश का एमएसएमई रो रहा है। आपने फायदा किया तो इस देश के 4-5 उद्योगपतियों को और भारतीय जनता पार्टी के कोष में जो पैसा इकट्ठा किया है, इस देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। इस देश की जनता माफ नहीं करेगी, जयप्रकाश जी का ये कहना है। लेकिन मैं त्रिपाठी जी के पास में एक बार फिर चलता हूँ। त्रिपाठी जी, आपसे जानने में दिलचस्पी है, इस संदर्भ में बात कुछ हद तक अजय बंसल जी ने की थी। सरकार केवल तत्कालिक आधार पर काम नहीं करते, दीर्घकालिक सोच भी रखती है। पेट्रोल डीजल के संदर्भ में कहा जाता है कि ये कोई स्थायी स्रोत नहीं है ऊर्जा के। 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद ये स्रोत खत्म हो जाने हैं। हमें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर जाना चाहिए। सोलर के संदर्भ में ये बात की जाती है। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के प्रति पिछले 6 साल में सरकार की निर्भरता आई है, आने वाले समय के लिए कोई दृष्टि भारत सरकार की है? आप उस तंत्र का हिस्सा रहे हैं। आने वाले समय को लेकर सरकार कुछ सोच रही है, या अभी काम मजे में चल रहा है, तब का तब देखेंगे, इस दृष्टि से सरकारें चल रही है? देखिए, जब जीएसटी लागू हुआ था उस समय मैंने ये सजेशन दिया था कि तुरंत पेट्रोल डीजल को जीएसटी में
कोई राज्य और केंद्र नहीं चाहेंगे कि आ जाए जी, क्योंकि जहाँ 150% टैक्स हो रहा है वहां 28% टैक्स कौन लेना चाहेगा जी। लेकिन एक रोड मैप बनाना चाहिए कि धीरे धीरे 3 साल 4 साल में जीएसटी में लावें और जीएसटी में पहले लाने के लिए उस जीएसटी की रेट और उसके ऊपर कुछ सेस इस तरह करें। कोई राजी नहीं हुआ तो मैंने उस समय यह सुझाव दिया था कि जो फाइनेंस कमीशन बैठी है, जो सारे आंकड़े रखती है कि क्या आय होगी क्या व्यय होगा, 5 साल का पूरा हिसाब किताब देखती है, वो फाइनेंस कमीशन बैठी हुई थी, उसको संदर्भित कर दिया जाए क्योंकि कोई इसमें पहल नहीं कर रहा था। केंद्र राज्य के ऊपर डालती थी, राज्य केंद्र के ऊपर डालते थे और दोनों नहीं चाहते थे, लेकिन वो भी संदर्भ नहीं हुआ। जब तक इसमें कोई केंद्र और राज्य से अलग होकर के, सरकारों से अलग होकर इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं इसको देखेगी, तब तक ये ऐसे ही चलेगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये सबसे आसान स्रोत है टैक्स का, कोई खर्चा नहीं होता है कलेक्शन में, कोई लीकेज नहीं है और अगले 10-15 साल तक भारत में इनका कंजम्पशन बढ़ेगा क्योंकि अभी भी औसत कंजम्पशन इसका विश्व के औसत का 1/3 है। उसके बाद 10-15 साल के बाद धीरे धीरे ये स्टेबलाइज हो जाएगा, नहीं बढ़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ जो सरकारें होती है वो सब शॉर्ट साइटेड होती है, अगले इलेक्शन तक की सोचती है, तो इसलिए एक कोई सरकार इसमें पहल नहीं कर रही है। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी त्रिपाठी साहब ने की। कार्यक्रम की शुरुआत में उन्होंने टिप्पणी दी थी, उनका कहना है कि सबसे सरल रास्ता है राजस्व जुटाने का, इसलिए सरकारें इस रास्ते के प्रति सबसे ज्यादा आकर्षण से ग्रसित हैं। लेकिन उनका यह आकर्षण जनता के ऊपर किस कदर भारी पड़ रहा है, इसके संदर्भ में ना तो सत्ता पक्ष गंभीरता से ले पा रहा है, ना ही विपक्ष। जयप्रकाश इस उम्मीद में है कि इसके चलते जनता का आक्रोश इतना आएगा कि भाजपा को अपने आप में विपक्ष में बिठा जाएगा। वहीं भाजपा अभिभूत है अपने नेता से, जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, कि उनके नेता को लेकर जनता का भरोसा और आकर्षण इतना ज्यादा है कि ऐसे कितने भी कदम उठा लें, जनता हमारे साथ ही रहने वाली है। अजय बंसल जी केवल दर्शक के तौर पर हैं, जिसको जो करना है कर लो। उनके हाथ में तो केवल लोगों के हिस्से से अपशब्द ही सुनना आता है, तो पेट्रोल डीलर के हाथ में कुछ है नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस बात का है कि इस देश के हाथ में कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा। हर सरकार ये दावा करती है कि वो जनता के लिए काम कर रही है, पर जनता हर बार ये महसूस करती है कि हमारे नाम पर काम करते करते ये काम किसके लिए हो जा रहा है। इस सवाल को लोग बूझ नहीं पाते। देखिए, पेट्रोल डीजल और सिलेंडर के मामले में हम ये सवाल बूझ पाएंगे। पर आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के लिए हमने एक कमाल का शेर निकाला है, मेरे सहयोगी ने यह शेर दिया है। इस शेर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा विवेचन करना पड़ेगा। आप विवेचन कर पाए, किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाए, तो आप मुस्कुराते बिना ना ही मानेंगे। हमारा आज का शेर ये कहता है, फूहड़ इस महंगाई में आटा तो गीला मत कर। फूहड़ इस महंगाई में आटा तो गीला मत कर, मेरे पत्ते देख जरा, 2 इक्के और 1 जोकर। मोहम्मद अलवी ने यह शेर लिखा है। किस तरीके से वर्तमान सियासत पर फिट होता है, यह विचार आप भी करें। आज के इस कार्यक्रम में अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सादा प्रणाम।